brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरे साथ हैं अंशुमन तिवारी जी और हम प्रस्तुत हैं आज का खर्चा पानी लेकर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। खर्चा पानी के इस संस्करण में आप सबका स्वागत है। तीन बड़ी दिलचस्प खबरें, तीन बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हमारे सामने हैं। एक खबर बैंक्रप्सी से दिवालियेपन को लेकर संसद की नाराजगी और उसको लेकर जो कानून का कामकाज है उसे लेकर है। दूसरी खबर, रिजर्व बैंक ने एक अपना ही आदेश बदल दिया है और क्यों बदला है इस पर है। और तीसरी खबर आपको दर्पण बताएंगे कि कौन सी है। तीसरी एसबीआई के पहले क्वार्टर के रिजल्ट हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सीधे अंशुमन जी पहली खबर की ओर को चलते हैं। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी इन दोनों सरकार की बहुत बड़ी पोल खोलू साबित हो रही है। सर, कुछ दिनों पहले स्टिमुलस पैकेज की पोल खोलते हुए कहा था कि ये इनएडिक्वेट थे। इस बारे में हमने खर्चा पानी में डिस्कस भी किया था। अब इन्होंने कहा है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अपने मूल उद्देश्यों में असफल रहा है। अंशुमन जी, मुझे याद आता है ऐसी ही कुछ बात आपने विस्तार पूर्वक अपने एक अर्थात के एपिसोड में भी की थी। ये क्या पार्लियामेंट्री कमेटी ने कही है बात और ये कितनी सही है और कहाँ ले जाती है हमें? दर्पण अर्थात का वो एपिसोड ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 2 ही 3 हफ्ते पहले का है। उसे लोग देख सकते हैं। और जिन चीजों पर हमने उस समय चर्चा की थी कि भारत का बैंक्रप्सी कानून, जिसे भारत में बीमार कंपनियों के उद्धार के लिए बनाया था, वो बीमार कंपनियों का संहार करने लगा है। और जिसको अंग्रेजी में कहें एक अंग्रेजी की कहावत में कि गॉड्स का फेलियर है। वो माना जा रहा था कि वो गॉड है, वो भारत की सारी बीमार कंपनियों का इलाज लेकर आएगा, और वो किस तरह से असफल हो रहा था इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसके मुखिया भूतपूर्व एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा हैं, उनकी कमेटी ने बहुत सख्त ढंग से इस पूरे कानून और इसके अमल और इससे हो रहे बैंकों को नुकसान पर लंबी डिटेल टिप्पणियां की और एक रिपोर्ट दी है। उसकी कुछ बानगी हम बताते हैं, फिर हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। बाकी विस्तार से इस पर चर्चा उपलब्ध है। कमेटी ने यह कहा है कि भारत में करीब करीब 13,000 केसेस, जिनमें 9 लाख करोड़ रुपए पेंडिंग हैं और 180 दिनों से ज्यादा वक्त से आईबीसी की प्रक्रिया में अटके हुए हैं। यानी जिस आईबीसी की प्रक्रिया, जिसे यह कहकर देश को बताया गया था संसद में, थोड़ा पीछे जाए तो हमें तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और बाकी लोगों की बहसें और उनके दावे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वापस पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, जिन्होंने इस सुधार को भारत में बीमार कंपनियों और बैंकों के बीच के जो रिश्ते थे उन्हें ठीक करने के लिए सबसे बड़ा पेनेशिया आया, सबसे बड़ा रामबाण बताया था। तो पहली चीज तो कमेटी ने कहा कि आईबीसी आने से भारत में बीमार कंपनियों के निस्तारण, उद्धार या रास्ता निकालने की प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आई। 13,000 केसेस लटके पड़े हैं, 180 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है, 9 लाख करोड़ रुपए उसमें फंसे हुए हैं। और दूसरी जो सबसे चिंताजनक बात है, जिस पर हमने अर्थात के एपिसोड में विस्तार से चर्चा की, उदाहरण के साथ कि हमने वीडियोकॉन की बात कही थी, हमने डीएचएफएल की बात कही थी, हमने और बहुत सारे उदाहरण बताए थे, जेट एयरवेज की बात कही थी, जहां बैंकों को अपने बकाया कर्ज का 95% तक हिस्सा गंवाना पड़ा है। 80 से लेकर 95% तक का, जिसे हम हेयर कट कहते हैं। वो एक्चुअली हेयर कट नहीं है, वो बैंकों का मुंडन है। वो पूरी तरह से बैंकों की पूंजी का डूब जाना होता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस सबसे बड़े रिफॉर्म पर यह सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को इस रिफॉर्म को वापस डिजाइन बोर्ड पर लाना चाहिए, इसे नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, इसका इंप्लीमेंटेशन का तौर तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद से इसे लाया गया था उससे ना तो कंपनियां बच पा रही हैं। भारत में जो कंपनी आईबीसी में गई है, अधिकांश कंपनियां वहां से बंद होकर निकली हैं। तो उसे आईबीसी को आप भारत में कंपनियों का मृत्युलोक भी कह सकते हैं, कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, श्मशान भी कह सकते हैं, कि जो कंपनी आईबीसी में जाती है उसमें बैंक का मुंडन होता है और कंपनी बंद हो जाती है। तो जो मूल उद्देश्य था आईबीसी कोड का कि बैंक जो कर्ज में फंसे हैं उसमें, और बैंकों और कंपनियां जो कर्ज में फंसी हैं उनमें, और बैंकों के बीच में समझौते के जरिए बैंकों का नुकसान कम से कम किया जा सके, कंपनियों को चलाए रखा जा सके, ताकि उसमें जो रोजगार है वो बने रहें। और तीसरी चीज ये थी कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बैंकों की बैलेंस शीट से ये गंदगी हटना या उनके पास जो बोझ था वो खत्म हो सके। वो
तीनों रिफॉर्म या तीनों मकसद बैंक्रप्सी कोर्ट से हासिल नहीं हुए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 3 तारीख को हाउस में रखी गई है। उस रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है। एक और उस रिपोर्ट में टिप्पणी महत्वपूर्ण रूप से कही गई है, जिसे बताना जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बैंकिंग और बीमार कंपनियां और प्राइवेटाइजेशन में गहरी दिलचस्पी है। यह कहा गया है कि क्रेडिटर्स के राइट क्या हैं, बैंकर्स के क्या राइट है, बैंकों को इस पूरी प्रक्रिया में क्या मिलता है, इसका स्पष्ट रूप से पर्पस क्लियर होना चाहिए कि यह कानून किसकी मदद के लिए लाया गया। बैंकर्स की मदद के लिए कि जो डिफॉल्टिंग प्रमोटर से पहले उन्होंने कंपनी चलाई, फिर बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाया और उसके बाद वो आईबीसी के रास्ते पिछले दरवाजे से निकल गए। तो जो क्रेडिटर्स के राइट है, और क्रेडिटर्स में केवल बैंकर ही नहीं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी हैं, बहुत सारे और लोग भी उनके राइट्स क्या हैं, उन्हें कायदे से डिफाइन किया जाना चाहिए। ये सुधार क्या वापस किसी दूसरी प्रक्रिया में जाएगा, किसी दूसरे रास्ते की तरफ जाएगा, या इसमें कोई संशोधन होगा, ये हमें थोड़े समय बाद देखने को मिलेगा। अंशुमन जी, अर्थात के जिस एपिसोड की आप बात कर रहे हैं वो मेरे साथ ही हुआ था, और काफी चीजें उसमें मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी ने कही हैं उससे पर्याप्त रूप से मिलती जुलती थी। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूंगा, और मैं चाहूंगा कि दर्शकों से उसे भी देखें। अंशुमन जी, दूसरी खबर की ओर को चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कल नतीजे आए थे फर्स्ट क्वार्टर के, और काफी अच्छे रिजल्ट कहे जा रहे हैं। क्या इससे इंडियन रिकवरी, जो कि बैंकों के माध्यम से होती दिखेगी, लोग कह रहे थे, का प्रथम अध्याय कहा जा सकता है, या फिर अभी दूर है? पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में स्टेट बैंक के नतीजों ने बाजार को आज गुलजार कर दिया। शेयर बाजार तो वैसे ही काफी उत्साही मूड में था। देश के सबसे बड़े बैंक का नतीजा इतना अच्छा आया। बैंक का कैपिटलाइजेशन करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। नतीजे में ये पता चला कि बैंक्स का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसको पीएटी बोलते हैं, वो 55% बढ़ा है। 6,504 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया है। सारे जो एस्टिमेट्स थे मार्केट के या मार्केट में के एनालिस्ट के, उनको बीट किया है एसबीआई ने मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस से। दो महत्वपूर्ण चीजें कि आखिर इस तिमाही में यह रिकॉर्ड मुनाफा आया कहां से और इसके पीछे क्या है, ये चीज समझना जरूरी है। फिर इसके बाद हम अपनी तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलेंगे। दो चीजें समझना जरूरी है कि एक तो रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक के इस नतीजे में दर्पण उनकी एसेट क्वालिटी बैंक की खराब हुई है। बैंक की रिकवरी घटी है, लेकिन उतनी खराब एसेट क्वालिटी नहीं है जितनी खराब संभावना जाहिर की गई थी। यानी कर्ज फंसे हुए हैं, कर्ज फंसे होने का प्रतिशत काफी बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी बैंक की बैलेंस शीट काफी बेहतर स्थिति में रही है। उसकी दो वजह हैं कि जो प्रोविजनिंग होती है, जो बैंकों को फंसे हुए कर्ज के बदले प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, उस प्रोविजनिंग में कमी आई है। उसमें करीब साल अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो लगभग 19.6% की कमी आई है, जो जबकि बैंक की नॉन लोन इनकम्स यानी ट्रेजरी ऑपरेशन से और बाकी जगहों से आय में करीब 48% की बढ़ोतरी हुई है। पर इस मुनाफे का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो कहीं और है। इस मुनाफे का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि इस तिमाही में किंगफिशर एयरलाइंस से जो वसूली हुई थी, उस वसूली का असर हमें रिजर्व बैंक के स्टेट बैंक के नतीजे में दिखाई दे रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस से जो बकाया कर्ज था, उसकी वसूली का आंकड़ा इस स्टेट बैंक के जो पहली तिमाही का नतीजा है उसे चमकाने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है। अंशुमन जी, कुछ दिनों पहले खर्चा पानी में हमने एक खबर डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बैंकों ने करीब लाख से ज्यादा करंट अकाउंट बंद कर दिए हैं अपने उपभोक्ताओं के, जिसमें से एसबीआई अकेले ने 60,000 से ज्यादा करंट अकाउंट बंद किए थे। तीसरी खबर उसी के अपडेट को लेके है। अपडेट क्या है, आरबीआई का इसमें क्या कहना है, ये सब आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, एसबीआई का वो आंकड़ा मुझे मिल गया है। एसबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस से करीब 16.92 बिलियन रुपीस की वसूली की है, जिसका असर हमें एसबीआई की बॉटम लाइन पर इस बार दिखाई दिया है। अब हम दूसरी खबर के ऊपर चलते हैं। हमने विस्तार से चर्चा की थी दर्पण की
पिछले साल आरबीआई ने एक आदेश दिया था बैंकों को कि वो लोग जो बैंकों से कर्ज नहीं ले रहे हैं एक सर्टेन सीमा तक, उन्हें करंट अकाउंट खोलने की सुविधा न दी जाए। इस आदेश को लागू करने की तारीख अगस्त के अंत तक थी, इसलिए बैंकों ने तत्काल पूरे देश में इस आदेश को लागू कर दिया और करंट अकाउंट बंद करने शुरू कर दिए। काफी त्राही अफरा तफरी मची। बहुत सारे लोगों ने बैंकों में, वित्त मंत्रालय में शिकायत की, क्योंकि करंट अकाउंट का इस्तेमाल आमतौर पर कारोबारी करते हैं और करंट अकाउंट उन्हें कई बार एक दिन में ऑपरेशन करने की सुविधा देता है, जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं होता है। तो इसके बाद रिजर्व बैंक ने इस पूरे आदेश में तब्दीली की। पहले तो इसका क्रियान्वयन बढ़ा दिया अक्टूबर तक, और इसमें 2-3 तब्दीलियां की और 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव किए, जो मैं बता रहा हूं। हमने उस चर्चा में, दर्पण याद होगा आपको, कि हमने ये बताया था कि ये फैसला क्यों लिया गया। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे उद्योग या व्यापारी बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और उसे करंट अकाउंट के जरिए रूट करते हैं। एफडी किया, उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट लिया और उसको CC/OD फैसिलिटी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल बैंकों का बड़े पैमाने पर होता है, जबकि वो एक्चुअल क्रेडिट नहीं होता। बैंक उसको कर्ज के तौर पर नहीं मानते। तो आरबीआई ने जो नए नियम तय किए हैं और जिसके बाद इसका क्रियान्वयन की तारीख बढ़ा दी गई है, वो नियम क्या है वो जानना जरूरी है। बैंक ने, आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में, जो आज नोटिफिकेशन आया, उसमें कहा है कि जिन कर्जदार लेने वाले लोगों ने, जिन बारोअर्स ने किसी भी बैंक में CC/OD फैसिलिटी को अवेल नहीं किया है, उन्हें किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खोलने से रोका नहीं जाएगा, लेकिन उसकी लिमिट बैंकिंग सिस्टम में उनका एक्सपोजर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इस शर्त पर 5 करोड़ से कम एक्सपोजर वाले बारोअर्स जिन्होंने किसी भी बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और फैसिलिटी को अवेल नहीं किया है, उन्हें ये करंट अकाउंट खोलने की सुविधा मिलेगी। इससे क्लैरिटी आ गई बैंकों के बीच में कि किस तरीके के बारोअर्स को ही मिल सकता है। दूसरी शर्त यह है कि जो बारोअर्स जिन्होंने कहीं भी कोई CC या OD फैसिलिटी नहीं ली है किसी बैंक में, और उनका एक्सपोजर बैंकिंग सिस्टम में 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, उनके लिए करंट अकाउंट खोलने की शर्तों के तहत इजाजत दी जाएगी। और इवन नॉन लेंडिंग बैंक्स भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये इजाजत रिजर्व बैंक ने इनको दी है। ये फैसला, जो फैसला अब अगस्त के अंत तक लागू होना था, उसे 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बैंकों से कहा गया है कि वो बारोअर्स से, कर्ज लेने वालों से, उद्योगों से और व्यापारियों से जो करंट अकाउंट सुविधा का लाभ लेते हैं, उनसे बात करें, उन्हें फैसिलिटेट करें और उन्हें समझाएं और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखें। अंशुमन जी, चलते चलते आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी 3:30 नहीं बजे हैं, तो अभी आज का शेयर मार्केट किस तरह बंद होता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कल और परसों की तेजी के बारे में हमने बात कर ही रही थी। कल की तेजी में एक विशेषता देखी मैंने कि टॉप के जो शेयर्स थे या जो शेयर मार्केट जो इंडेक्स हैं वो तो बढ़े हुए दिखाई दिए, लेकिन जो मिड कैप हैं और या जो आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उसमें वो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर चलते चलते बता पाए कि ये तेजी किस ओर को इशारा कर रही है? शेयर बाजार की तेजी को लेकर इस समय 2 बड़े समूह बने हुए हैं। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये तेजी वास्तविक नहीं है, ये एंथुजियाज्म है। कुछ लोग इसे रॉबिनहुड बुल रन बता रहे हैं कि बाजार डोमेस्टिक इकोनॉमी से, बेसिक से, फंडामेंटल से डिस्कनेक्टेड है और आगे बढ़ रहा है। जबकि बहुत सारे लोगों का मानना यह है, और जिसमें काफी हद तक सच्चाई है, कि बाजार भविष्य की तरफ देखता है। शेयर बाजार में निवेश आज की इकोनॉमी के हिसाब से नहीं होता, भविष्य के हिसाब से होता है, तो वो निवेश उसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जो बड़ा पैराडॉक्स है, जिस पर हमने कल भी चर्चा की थी, कि FIIs बेच रहे हैं, DII और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की परचेज या म्यूचुअल फंड की परचेज बाजार में दिखाई दे रही। तेजी है मौजूद। अगर आप टॉप लाइन देखें तेजी की स्टॉक मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तो आपको वो रिकॉर्ड बनाते दिखेंगे। लेकिन तेजी का जो बेस है वो सिकुड़ रहा है। जैसे कि आपने इशारा किया कि
पहले दिन की तेजी तो ब्रॉड बेस्ड थी, मिड कैप भी शामिल थे उसमें, लेकिन अगले दिन उसने सिकुड़ना शुरू किया और वो कुछ खास स्टॉक्स में आकर सिमट गई कि उसमें खास तौर से भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार को बुधवार को बाजार को ऊपर उठाया। अब आमतौर पर जब भी ये बुल रन बनते हैं तो ये बुल रन धीरे धीरे श्रिंक करते हुए कुछ खास शेयरों में, कुछ खास समूहगत शेयरों की तरफ चले जाते हैं और वैसा हमें होता दिखाई दे रहा है। बाजार में पोटेंशियल बहुत है, संभावनाएं बहुत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था चूंकि सबसे खराब परिस्थिति में भी शेयर बाजार बढ़ रहा था, जब -25% की ग्रोथ रेट थी पिछले साल या पूरे पिछले साल की आर्थिक विकास दर -8 या 9% थी, शेयर बाजार तब भी बढ़ रहा था। तो अब तो जो थोड़ी थोड़ी ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे हैं जी, थोड़ी मांग बढ़ने का, थोड़ी बैंकों के मुनाफे बढ़ने का तो उसका असर बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ रहा है। तो अगर आप बैंकों के मुनाफे के नजरिए से देखेंगे, होप की नजरिए से देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि इस तेजी में थोड़ी थोड़ी सी कॉर्पोरेट वास्तविकताएं हैं। लेकिन अगर आप रियल इकोनॉमी के नजरिए से देखेंगे तो ये तेजी आपको डरावनी और सशंकित लगेगी, जो कि आपको चिंता में डाल सकती है। और इसीलिए ऐसे मौकों पर निवेशकों को बहुत सतर्क होकर बाजार का टॉप लाइन नहीं, अपना बॉटम लाइन देखना चाहिए, अपने स्टॉक्स देखने चाहिए, अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब बाजार ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो तो आपका की निगाह सेंसेक्स से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो पर होनी चाहिए। और वो ये मौका है कि अगर आप सही मौके पर सही ढंग से फैसला लेते हैं तो इस तेजी का लाभ भी उठाया जा सकता है। उनके लिए जो मार्केट में सीधे निवेश करते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए, उन्हें निश्चिंत होकर इन्वेस्टेड बने रहने की जरूरत है। शेयर बाजार में अपना एसआईपी जारी रखें। बाजार कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरेगा। अगली जो बड़ी खबर बाजार के लिहाज से जिस पर निगाह होगी, जिस पर हम शायद अगले 1-2 दिन में चर्चा करेंगे, वो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी। उसका नतीजा होगा, वो ये बताएगा कि अर्थव्यवस्था के बारे में भारत का केंद्रीय बैंक क्या सोच रहा है, ब्याज दरों को लेकर उसका नजरिया क्या होने वाला है, महंगाई जो शेयर बाजार के लिए, बॉन्ड मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, उस पर क्या होने वाला है। वो अगले 48 घंटे की सबसे बड़ा घटनाक्रम है जिस पर अब शेयर बाजार की निगाहें होंगी। तो एज अ इन्वेस्टर मेरे लिए एक गुरु मंत्र जो टेक अवे है आज 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 के एपिसोड से, वो यही है कि हमें शेयर मार्केट का टॉप नहीं देखना चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो का बॉटम देखना चाहिए, हम लोगों की रिस्क एपेटाइट कितनी है। इसी के साथ आपका शुक्रिया अंशुमन जी, शुक्रिया दर्शकों का भी। आपको कैसा लगा शो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नमस्कार अंशुमन जी।